नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आज 17 नगर पालिकाओं को उन नगर पालिका क्षेत्र में काम करने वाले अवैध घुसपैठियों की सूची बनाने और साथ ही डिटेंशन सेंटर तैयार करने का आदेश दिया है। और यह सब आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश और ऑब्जर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने यह ऑब्जर्वेशन दिया कि इन घुसपैठियों के लिए, चाहे ये घुसपैठ बांग्लादेश से हुआ हो, चाहे ये बर्मा के रोहिंग्या घुसपैठियों हो, इनके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। इनके लिए कोई लाल कालीन बिछाया नहीं जाएगा। मित्रों, आज ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रोहिंग्या घुसपैठियों पर, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 17 नगर पालिकाओं में काम करने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या की सूची बनाने का आदेश जारी कर दिया है। और यह काम शुरुआत भी हो गई है। यह सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। सीएम ने प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने का भी आदेश दिया है। ठीक है, साथ ही यूपी के हर मंडल में ऐसे केंद्र बनाने का निर्देश दिया है जिस निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला तुरंत का तुरंत जो है, पूरे सभी लोग एकदम एक्शन में आ गए हैं। लखनऊ की झुग्गियों में यह जांच शुरू भी हो गई है। मित्रों, इस बीच पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो पहुंच चुके हैं झुग्गी झोपड़ियों में जांच करने के लिए। आधार कार्ड की जांच की जा रही है, वोटर आईडी कार्ड की जांच की जा रही है, नागरिकों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है। और इसकी शुरुआत हुई है लखनऊ से आज शुरुआत हो गई है। क्योंकि पता है आपको कि लखनऊ के ठाकुरगंज में बांग्लादेशी महिला नरगिस के पकड़े जाने के बाद विशेष पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जो है एक विशेष अभियान डीसीपी दक्षिण के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया है। बिजनौर थाना क्षेत्र के न्यू गरौरा और एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल के पास बनी झुग्गियों में भी छापेमारी की गई है। इस दौरान पुलिस ने सैकड़ों आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र तक चेक किए। जो दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं उनकी सत्यता की जांच के लिए संबंधित जिलों और थानों से इसकी जांच करवाई जा रही है। तो बड़ा जो है एक तरह से कार्रवाई जो है युद्ध स्तर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कर दिया है। एक तरफ ये प्रक्रिया शुरू की गई है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एसआईआर भी चल रहा है। एसआईआर मतलब मतदाता सूची का जो है गहन पुनरीक्षण का अभियान भी चल रहा है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के नाम को एक तरह से वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी कुछ लोग जो पकड़े जा रहे हैं। तो यह सब कुछ हो रहा है। एक तो सामान्य प्रक्रिया भी रही है, एसआईआर का सामान्य प्रक्रिया है। उसके अलावा सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, इस मामले में कंप्लीटली आप कह सकते हैं कि निर्ममता से पेश आती है। और यह सब कुछ को अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़िए आप उससे कि जब सुप्रीम कोर्ट में माने 5 रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई थी कल, और इसमें जस्टिस सूर्यकांत जो कि नए चीफ जस्टिस बने हैं गवई साहब के बाद, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई घुसपैठ करके आने वालों के लिए भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहां उनके लिए कोई जगह नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने यहां तक कहा कि भारत में खुद भारत पर मतलब संघर्ष कर रहा है अपने गरीब, कमजोर, मजबूर तबकों को उसके अपलिफ्टमेंट के लिए। तो जो बाहर की आबादी है उसके लिए हमारे पास कोई, उसके प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। क्योंकि ये जो घुसपैठिए हैं, इनके जो वकील थे उन्होंने कहा कि भाई इनको जो है आप शरणार्थी घोषित कीजिए। ठीक है, तो फिर पूछा जस्टिस सूर्यकांत ने कि आप ऐसा कोई आदेश है केंद्रीय गृह मंत्रालय का जिसके तहत इन लोगों को शरणार्थी घोषित किया जाना चाहिए, इन लोगों को डिपोर्टेशन के लिए, इन लोगों को वापस भेजने के लिए कोई नियम, कायदा, कानून बनाने की बात हो? ठीक है, ऐसा कोई आदेश है क्या गृह मंत्रालय के पास, गृह मंत्रालय का? तो इसके जवाब में जो है, जो इनके वकील थे ये निरुत्तर थे। तो फिर कहा कि भाई यहां रखना किसी भी तरीके से हमारा दायित्व नहीं है, हमारा मतलब भारत सरकार का दायित्व नहीं है, कोई जिम्मेवारी हमारी नहीं है। ये कहां रहेंगे, कहां खाएंगे, क्या पिएंगे, नहीं पिएंगे, ये भारत सरकार की जिम्मेवारी ही नहीं है। जो
किसी कारण से भारत में आ रहे हैं, उसके प्रति भारत सरकार की, भारत की व्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की सामाजिक व्यवस्था कहीं किसी मामले में इन लोगों के प्रति जिम्मेवार ही नहीं है। तो ये जो एक बड़ा फैसला आप कह सकते हैं जो लिया गया, तो इसके एक कानूनी पक्ष है, दूसरा इसका राजनीतिक पक्ष को भी हम समझते हैं। राजनीतिक पक्ष क्या है इसका, कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है। अगले वर्ष 5 राज्यों में शुरुआत में ही, मई में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। बंगाल है, असम है और दक्षिण के 3 राज्य तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। तो ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ से सर्वाधिक प्रभावित राज्य अगर कोई राज्य है देश भर में, तो उसमें बंगाल और असम सबसे ऊपर है। ठीक है, और इन दोनों राज्यों में चुनाव है। बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बना है। वहां भी पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने घुसपैठ को, एसआईआर को, घुसपैठ को तो बीजेपी बता रही है कि ममता बनर्जी चूंकि एसआईआर का विरोध कर रही है, इसीलिए कर रही है कि उनको बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट की आवश्यकता है। ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठिए या फिर रोहिंग्या घुसपैठियों को शरण देती हैं, उन्हें अपना वोट बैंक बना के रखती है, इसीलिए ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। वही ममता बनर्जी का कहना है कि बांग्लादेश से कोई घुसपैठी नहीं है, यहां कोई रोहिंग्या है ही नहीं, केवल बंगाली मुसलमानों को ही भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बांग्लादेशी घोषित कर देती है, रोहिंग्या घोषित कर देती है। यह एक पक्ष है। दूसरा, जब कहीं कोई अपवाद स्वरूप पकड़ा जाता है तो फिर ममता बनर्जी कहती है कि यह मानवता, जो मानवता के आधार पर इन लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए, इन लोगों के साथ भी मानवीय व्यवहार होना चाहिए और मानवीय ग्राउंड पर जो है इन लोगों को उसी प्रकार से इनके साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो ये मामला है उसके। लेकिन इसके परिपक्ष में आप देखिए कि याचिकाकर्ता के जो वकील थे उन्होंने बताया कि उचित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। अब उचित प्रक्रिया क्या है इनके लिए, तो उचित प्रक्रिया मतलब ये शरणार्थी वाला मामला। तो शरणार्थ तो एक तरह से अगर देखेंगे राजनीतिक परिस्थिति तो भारत में चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो असम हो, चाहे फिर दक्षिण के राज्य हो, जहां कहीं भी, या दिल्ली में भी हमने देखा कि जिस प्रकार से विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है, वो कहीं ना कहीं देखेंगे विपक्ष भी और भारतीय जनता पार्टी भी, दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर जो राजनीति करने का एकमात्र मकसद है कि जहां एक तरफ जो ममता बनर्जी हैं वो लड़ाई बीजेपी से कम और अन्य जो सेकुलर दल है उनसे ज्यादा लड़ती है। क्यों लड़ती है आप समझिए कि अगर ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी में, चूंकि असम में ममता बनर्जी नहीं है, असम में बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस से है और बंगाल में बीजेपी की लड़ाई ममता बनर्जी से है। ममता बनर्जी को यह भय है कि ममता बनर्जी अगर थोड़ा सा सॉफ्ट रहेंगी अगर, तो फिर कांग्रेस ज्यादा उग्र हो जाएगी बांग्लादेशी मुसलमानों या फिर रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में, तो फिर ममता बनर्जी के वोट में बंटवारा हो जाएगा, मुसलमानों का वोट बट जाएगा, कांग्रेस भी अपना आधार बनाने का प्रयास करेगी। तो उस कारण से इसकी लड़ाई, मतलब मैं ये नहीं मानता, मेरे अनुसार, ठीक है अब सबका अपना अपना पक्ष है, लेकिन मेरा मानना है यही है कि जितने भी सेकुलर दल है वो आपस में लड़ रहे हैं कि उनका वोट डिस्टर्ब नहीं हो। इसी की होड़ है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी कर रही हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस कर रही हो, चाहे वामपंथी पार्टियां कर रही हो, वही भारतीय जनता पार्टी भी इस होड़ में दूध की धुली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी इसी बहाने हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन करना चाहती है, मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं का ध्रुवीकरण कराना चाहती है। तो यह है इसका राजनीतिक पक्ष। ठीक है, और तीसरा पक्ष है जिस बात की तरफ कम से कम देश के राजनीतिक दलों को तो राजनीति से ऊपर उठकर सोचना ही चाहिए, नहीं, वो ये है कि भाई भारत के अंदर, हर समाज के अंदर एक अपना राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सोच होता है। क्या भारत के राजनीतिक दल कुछ ऐसे विषय नहीं है जिस पर कि एक राष्ट्रीय सहमति का निर्माण कर सके? यह बड़ा सवाल निकल कर आता है। जब जब ऐसे वोट बैंक की राजनीति का मामला निकल कर आता है, तब यह बात कम से कम मीडिया के संज्ञान में तो आना ही चाहिए। नहीं, ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया विज्ञापनों के लिए सरकारों पर निर्भर है। जहां जिस राज्य में जिसकी सरकार है उसके
साथ होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया का यही चरित्र रहा है। लेकिन कम से कम सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग, जिनको सरकारी धन की आवश्यकता नहीं है, जो ईमानदारी बरत सकते हैं, क्या वो उनके लिए वोट बैंक की राजनीति करना, वोट बैंक के अनुसार नैरेटिव तैयार करना, वीडियो में व्यूज के लिए वीडियो बनाना, क्या उतना ही आवश्यक है? सवाल का जवाब जोड़ दीजिएगा। ठीक है, मेरे अनुसार ये जितनी भी बातें होती है, हर पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, वोट बैंक के नजरिए से देखता है इस विषय को, और इसीलिए इस समस्या का समुचित समाधान नहीं हो पाता। अगर आज भी चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए मसलों का समाधान करने का प्रयास करें तो चुटकी बजाते समस्या का समाधान होगा। लेकिन चूंकि बात वोट बैंक की आ जाती है, इसीलिए बना हुआ खेल भी बिगड़ जाता है। आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।